हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, यह टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और अभी तक क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं यूपीएससी ने। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछ रखे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ओके दोस्तों, हम इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोरो कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। पार्लियामेंट्री हाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से ले रखा है? ब्रिटेन से। कहाँ से ले रखा है दोस्तों? ब्रिटेन से। ओके, हम जानते हैं दोस्तों कि स्टेट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होते हैं। एक स्टेट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम होता है टू फ्रेम द लॉज एंड पॉलिसीज, तो वही एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय द लेजिस्लेचर, तो वही जुडिशरी का बेसिक फंक्शन होता है टू गिव जस्टिस। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ nature of relation between the executive and legislature, the modern democratic government can be classified into two forms. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो रिलेशन है उसके बेस पे जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो होती है उन्हें हम दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वही हमें मालूम है दोस्तों कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है ब्रिटेन से। इंडिया में फेडरल सेटअप है, इंडिया में फेडरल सेटअप है। फेडरल सेटअप है, फेडरल सेटअप का मतलब होता है दोस्तों जो दो लेवल पे गवर्नमेंट हो, ऐसा सेटअप जहाँ पे दो लेवल पे गवर्नमेंट हो, एक यूनियन लेवल पे या जिसे हम क्या बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट लेवल पे जिसे हम बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो दोनों ही गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, तो आर्टिकल जो 74 एंड 75 है, आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, तो वही आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 एंड 164 डील्स विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया, अब हम देखेंगे जो डिफरेंस रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। दोस्तों, इसको बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस रहता है वो है कि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ आर क्लियरली सेपरेटेड ऑर्गन्स। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक अलग अलग बॉडी होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का निर्माण हम लेजिस्लेचर से ही करते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर होती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, वहीं से ही हम एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, दो हेड होते हैं, जिस वजह से हम इस को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव।
तो ही इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। अब इस ड्यूल एग्जीक्यूटिव का मतलब समझो दोस्तों क्या है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव का मतलब समझो। ओके, मान लो दोस्तों ये हमारी स्टेट है, ये हमारी क्या है, स्टेट है, ये हमारी स्टेट है। स्टेट के 3 ऑर्गन्स ये हो गए, ये हो गया हमारा जुडिशरी, ये हो गया हमारा जुडिशरी, तो यही ये हो गया हमारा लेजिस्लेचर, और ये हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। ये हो गया एग्जीक्यूटिव। ओके दोस्तों, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, द एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, is headed by prime minister who, and who have a real executive powers, where the head of the where the president is the head of the state having very less real executive powers। यहाँ पे दोस्तों इस चीज को समझो, जो स्टेट होती है, इस स्टेट के जो हेड होते हैं, हमारे इस स्टेट के जो हेड होते हैं वो होंगे प्रेसिडेंट, वे होंगे प्रेसिडेंट। तो वही इस एग्जीक्यूटिव के जो हेड होंगे, इस एग्जीक्यूटिव के जो हेड होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। तो वही प्रेसिडेंट के पास, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, इनके पास बहुत कम रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है, वेरी लेस रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स। ओके, वेरी लेस रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, समझे? यानी कि हमारे इसमें 2 हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं। ओके, 2 हेड्स, 2 हेड्स। एक हो गया दोस्तों, 2 हेड्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, तो वही दूसरे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो वही प्रेसिडेंट जो होते हैं, इन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड इन्हें कहा जाता है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जिस वजह से इन्हें रियल एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, और इन्हें हेड ऑफ द, ये जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और इन्हें बोला जाता है डिफेक्टो हेड, इन्हें बोला जाता है डिफेक्टो हेड, डिफेक्टो हेड। तो वही जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जिनके पास बहुत ही कम रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जिन्हें, जिस वजह से हम इन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, और डेजोरे हेड इन्हें कहा जाता है, डेजोरे हेड इन्हें कहा जाता है, डेजोरे हेड इन्हें कहा जाता है। ओके दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहा, हमने क्या कहा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों बोलते हैं हम इन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, क्योंकि ये हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकल 74, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 74, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 74 क्लॉज 1, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 74 क्लॉज 1। अब आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है दोस्तों, यह कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस, एंड द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग विद द प्रेसिडेंट। यह कहता है दोस्तों कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स। किस लिए, टू गिव एड एंड एडवाइस, टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जो प्रेसिडेंट होंगे ये
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह पर ही कार्य करेंगे और ऐसी एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होगी, यानी राष्ट्रपति जो कुछ भी वर्क करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करेंगे, जिस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, जिस वजह से हम इन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं, जिस वजह से हम इन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। ओके, तो वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्या होता है दोस्तों, सिंगल एग्जीक्यूटिव। ओके, इसमें होता है दोस्तों सिंगल एग्जीक्यूटिव। अब इसको समझो। ओके, मान लो ये स्टेट है, ये हमारी स्टेट है, और ये स्टेट के 3 ऑर्गन्स, ये हो गया लेजिस्लेचर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, और ये हो गया हमारा जुडिशियरी, ये हो गया हमारा जुडिशियरी। ओके, जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, इसका जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। यहाँ पे इसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो वही ये जो स्टेट है, स्टेट का हेड भी कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। स्टेट के हेड भी कौन होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट, यानी दोनों में एक ही हेड होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इस वजह से हम इसे सिंगल एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं। और तीन दोनों ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों सेपरेटेड ऑर्गन्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर क्लियरली सेपरेटेड बॉडी। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो प्रेसिडेंट है, इसे ही हम रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं और आल्सो द हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, है ना। यही प्रेसिडेंट जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं। तो वही पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और इसमें प्रेसिडेंट ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और वही हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which judicial, executive and legislative powers of the state are vested in 3 different independent organs। दोस्तों इसका बेसिस ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स चलता है, जिसमें जिसमें जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स जो होती है स्टेट की, वो 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में वेस्टेड रहती है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, और उसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ आर क्लियरली सेपरेटेड बॉडी। इसके बाद जो सेकंड हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है, सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक मीनिंग यही होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट या फीचर होता है। दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझो दोस्तों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ओके,
Council of Ministers shall be collective responsible towards the legislature, legislature that is particularly towards the लोक सभा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका सिंपल मीनिंग होता है कि ऑल द मिनिस्टर्स ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लोक सभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, दे वर्क एज अ टीम एंड swim and sink together, they work as a team and swim and sink together। ओके, अब मैं इसको अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि इसका सिंपल मीनिंग है, मान लो कि कैबिनेट के द्वारा लिया गया डिसीजन, कैबिनेट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन माना जाता है, चाहे वो डिसीजन किसी सिंगल मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो वही अगर वही सिंगल मिनिस्ट्री का डिसीजन अगर पार्लियामेंट में डिफीट हो जाए तो उस केस में उस सिंगल मिनिस्टर का डिफीट नहीं माना जाता है, बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिफीट माना जाता है और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ रिजाइन करना पड़ता है। ओके, हमने कहा दोस्तों कि हमें मालूम है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं मेजरली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन तरह के मिनिस्टर्स रहते हैं, मेजरली तीन तरह के मिनिस्टर्स रहते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, दूसरा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और तीसरा डेप्टी मिनिस्टर्स, डेप्टी मिनिस्टर्स। दोस्तों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर तो कैबिनेट के द्वारा लिया गया डिसीजन, जो कैबिनेट डिसीजन लेगी किसी भी सिंगल मिनिस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वो इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन माना जाता है। तो वहीं अगर किसी सिंगल मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन डिफीट हो जाए पार्लियामेंट में, तो उस केस में उसे सिंगल मिनिस्टर की हार नहीं मानी जाती है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हार मानी जाती है और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ये इस कॉन्सेप्ट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग है। ओके, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है तो इसको समझो दोस्तों। मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया को, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड कोई एक डिसीजन लेना है इंडिया को, और डिसीजन है दोस्तों, डिसीजन है शुड बी एक्सेप्ट और कंडेम, शुड बी, शुड इंडिया एक्सेप्ट और कंडेम the action, the aggressive step of Israel against Philistine in UN। दोस्तों जो इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर जो अग्रेसिव स्टेप उठाया गया था, हमें डिसाइड करना है कि यूएन में हमें उसका सपोर्ट करना है या उसका विरोध करना है। मान लो यह डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड और हमें इसके ऊपर डिसाइड करना है। तो अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें 50-60 मिनिस्टर्स, 70 मिनिस्टर्स एक साथ इकट्ठे बैठकर इस डिसीजन के ऊपर एक मत होकर डिसीजन ले पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होंगे, जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होंगे, जिन्हें हम कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स कहते हैं, हमने प्रोविजन किया कि भाई अगर ये जो डिसीजन ले, ये जो भी डिसीजन लेंगे वो है ना, वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर मान्य होगा, वो डिसीजन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर बाध्य हो गया, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। ओके, एक साथ एक मत होकर, एक साथ बैठकर एक मत होकर है ना, किसी भी डिसीजन पर बड़ी आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, जिस वजह से हमने यह चीज करी कि कैबिनेट के द्वारा लिए गए डिसीजन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन माना जाएगा। ओके, तो वही वही फॉर एग्जांपल वही एक ऐसा ही स्टेप, वही इसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक और
डिसीजन हम बात कर ले कि न्यूक्लियर डील साइन करनी है, एक डिसीजन लेना है कि इंडिया को न्यूक्लियर डील साइन करनी है, मान लो न्यूक्लियर डील साइन करनी है अमेरिका के साथ, विद अमेरिका। इंडिया न्यूक्लियर डील साइन करना चाहती है अमेरिका के साथ। जैसे ही ये डिसीजन लेना चाहती है तो अपोजिशन इस डिसीजन का विरोध करती है, पार्लियामेंट में अपोजिशन अपोज इसका विरोध होना शुरू हो जाता है और कहते हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करते हैं तो इससे हमारे रशिया के साथ जो इतने सालों के रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि रशिया और इंडिया शुरू से ही एक अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे ही मान लो सपोज यह डिसीजन है ना किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है, और यह डिसीजन मान लो डिफीट हो जाता है जिस दिन वोटिंग होती है, और वोटिंग में मान लो यह डिसीजन डिफीट हो गया, हार गया है ना, यह डिसीजन पास नहीं हुआ, तो उस केस में इस सिंगल मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर है, यह सिर्फ उन्हीं की हार नहीं है, अकेले इनकी हार नहीं मानी जाएगी, बल्कि इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हार मानी जाएगी, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक साथ रिजाइन करना पड़ेगा, एक साथ रिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक समुद्र में एक नाव है जिसके ऊपर मंत्री बैठे हुए हैं, अगर कोई एक भी डूबा तो पूरी की पूरी नाव डूब जाएगी। ओके, दूसरा इसका जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो यह कि इसमें इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस and support them both within and outside the parliament. Okay, if ministers disagree with cabinet decisions and he has to prepare to defend it and he is not prepared to defend it, he must resign. दोस्तों क्या मतलब है कि यह प्रत्येक मिनिस्टर्स की ड्यूटी रहेगी कि वह कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया होगा उसका सपोर्ट करे, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट कर रहा है और बाहर पब्लिक में कुछ और व्यूज उस पे अपने दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट के द्वारा लिए गए डिसीजन से सहमत नहीं है या उसका अपोज करता है तो उसको उस केस में रिजाइन देना पड़ता है। अगर रिजाइन ना दे तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वह प्रेसिडेंट को एडवाइस करे और प्रेसिडेंट राष्ट्र प्रधानमंत्री की एडवाइस से उस मिनिस्टर को उसके पद से हटा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। वही अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों नो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। कहने का मतलब in a presidential system council of ministers is not collectively responsible towards the lower house for its policies and acts. ओके, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं ये एक स्मॉल बॉडी की हेल्प से गवर्न करते हैं, शासन करते हैं, और वो स्मॉल बॉडी है हमारी जिसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट, जिसे हम कहते हैं दोस्तों किचन कैबिनेट, जिसे हम कहते हैं दोस्तों किचन कैबिनेट। ओके, जिसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट दोस्तों एक एडवाइजरी बॉडी होती है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है। इस एडवाइजरी बॉडी में जो मिनिस्टर्स होंगे, है ना, जो भी मिनिस्टर्स होंगे दोस्तों, इन्हें अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, इन्हें अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा एंड दिस मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, और ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होंगे, और राष्ट्रपति इन्हें किसी भी समय इनके पद से हटा भी सकते हैं। किचन कैबिनेट जो होती है एक तरह की एडवाइजरी बॉडी होती है जिसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज रहते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम।
यानी कि इस केस में दोस्तों क्या होते हैं, इस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव जो होती है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, है ना। हियर मिनिस्टर्स हियर मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द here ministers are responsible towards the president. ओके, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों यूएसए है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो इसको समझना, अगर यूएसए की मैं बात करूं, ठीक है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं, यूएसए में जो इलेक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, और हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते हैं, इलेक्शन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों में से ही एक कुछ लोगों को चुना जाता है और उन्हें बना दिया जाता है एग्जीक्यूटिव। तो वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अगर मैं यूएसए की बात करूं तो इसमें जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन अलग से होंगे, इसमें प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होंगे, और प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपनी टीम खुद चूज करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी टीम खुद चूज करते हैं, और इनकी जो टीम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, जो कि हमने अभी कहा, किचन कैबिनेट। प्रेसिडेंट, हम वहां पे प्रेसिडेंट को चुना जाता है, प्रेसिडेंट फिर अपनी टीम खुद डिसाइड करते हैं। जो जो मिनिस्टर्स होंगे वहां पर, they are appointed and selected by the president and they are responsible only to him and can be removed by him any time। उन्हें वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही रखते हैं। तो वहीं उन्हें मंत्रियों को राष्ट्रपति किसी भी टाइम पर हटा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में executive, that is council of ministers, is responsible towards the legislature and can be removed by legislature only। okay, तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सेकंड जो कि है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एंड नो रिस्पांसिबिलिटी। दोस्तों जैसे हमने कहा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही अलग अलग होती है, तीनों ही अलग अलग होते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं देखूं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो रहेगा दोस्तों कि नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा वो है कि मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स आर ओनली द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों दोस्तों, क्यों? यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं और लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं। तो वही इस वाले सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा होते हैं, लेजिस्लेचर का हिस्सा वो नहीं यहाँ पर नहीं होते हैं। इसको समझो, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे डबल मेंबरशिप चलती है, ड्यूल मेंबरशिप रहती है, यहाँ पे ड्यूअल मेंबरशिप, ड्यूअल मेंबरशिप। तो इसमें यहाँ पे रहेगी सिंगल मेंबरशिप, सिंगल मेंबरशिप। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर without being a member of the, without being a member of the लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है जब तक कि वो पार्लियामेंट का सांसद ना हो।
यानी कि मंत्री बनने के लिए उससे पहले पार्लियामेंट का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो फिर राज्यसभा का सदस्य हो। ओके, अगर मान लो, हाँ इस वाले सिस्टम में क्या होता है, मैं बताऊं तो होता क्या है दोस्तों, जो एमपीज होते हैं, जो चुनाव होते हैं दोस्तों, वो एमपीज के लिए होते हैं। चुनाव किसके लिए होते हैं? एमपीज के लिए होते हैं। एमपी जो लोकसभा में होते हैं उन्हें भी, उनके सदस्यों को भी एमपी बोला जाता है, तो वही राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों को भी एमपी बोला जाता है। राज्यसभा के लिए जो एमपी के चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, तो वही लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव किए जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए चुनाव किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो लोकसभा होगी है ना, उसमें दो तरह के मेंबर रहेंगे, एक रूलिंग पार्टी से रिलेटेड, एक रूलिंग पार्टी से रिलेटेड, और दूसरे अपोजिशन पार्टी से रिलेटेड। तो राज्यसभा में सेम चलेगा, कुछ एमपीज जो होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे, तो कुछ एमपीज वो अपोजिशन पार्टी से होंगे, कुछ एमपीज अपोजिशन पार्टी से होंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो सांसदों के लिए होते हैं, और जो मेजोरिटी पार्टी होती है जिसे सबसे अधिक वोट मिले होते हैं, उस पार्टी में से जो एमपीज होते हैं, उस पार्टी के जो एमपीज होते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बनाते हैं, उन्हीं में से हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। उन्हीं में से हम एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनाते हैं। जनरली क्या होता है कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि यहाँ पे पहले जो चुनाव होते हैं वो किसके लिए होंगे, यानी कि पहले जो व्यक्ति होगा उसे क्या बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर जाके वो किसका हिस्सा बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले जो मिनिस्टर होंगे वो एमपी भी होगा और मिनिस्टर भी होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ड्यूअल मेंबरशिप। ओके, राष्ट्र प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं जो कि संसद का हिस्सा नहीं हो। अगर वे ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दे जो संसद का हिस्सा नहीं हो, तो उस मंत्री के पास 6 महीने का वक्त होता है कि वो उस 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से भी राज्यसभा या लोकसभा से 6 महीने के भीतर भीतर वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बन जाए। अगर सदस्य ना बन पाए तो फिर उसकी मंत्री पद या जो उसका जो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाता है। ओके, क्योंकि दोस्तों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है सिंगल मेंबरशिप। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिनिस्टर्स आर ओनली द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस केस में यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही मेंबर्स होते हैं, वो यहाँ पर लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होते हैं। अगर मैं यूएसए की एग्जांपल लूं, तो यूएसए की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है दोस्तों कांग्रेस। क्या नाम है दोस्तों, कांग्रेस। ओके, तो वही इसके अपर हाउस का नाम है सीनेट, तो वही लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, या मैं सिंपल लिख देता हूँ लोअर हाउस। ओके, लोअर हाउस। तो वही इस केस में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है यहाँ पर, प्रेसिडेंट, और उनकी किचन कैबिनेट। दोस्तों इस केस में जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव अलग से होते हैं, तो वही लोअर हाउस के लिए मेंबर्स के लिए चुनाव अलग से होते हैं। यहाँ पर लोअर हाउस के जो मेंबर्स है उन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो वही प्रेसिडेंट को चुना जाता है 4 वर्षों के लिए। प्रेसिडेंट को चुना जाता है 4 वर्षों के लिए। ये जो एग्जीक्यूटिव होती है दोस्तों यहाँ पर, ये ना तो इस लोअर हाउस की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये इनके जो मेंबर्स होंगे वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, ना तो ये इसके मेंबर्स होते हैं, ना तो ये इसकी मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यानी कि जो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के ही मेंबर्स होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होंगे वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी होंगे। ओके,
जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा वो है कि जो लोअर हाउस होगी कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वही प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकसभा होगी उस लोकसभा को भंग किया जा सकता है उसके कार्यकाल उसके है ना उसके एक्सपायरी टर्म होने से पहले। हम जानते हैं दोस्तों जो लोकसभा होती है, लोकसभा जो होती है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना, मैक्सिमम कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के एडवाइस पर है ना, लेकिन अगर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करें प्रेसिडेंट को, एडवाइस करे कि इस लोकसभा को भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, है ना, एडवाइस करे टू डिसॉल्व दी लोकसभा, टू डिसॉल्व दी लोकसभा, तो उस केस में उस केस में राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। यार एग्जीक्यूटिव हैज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव हैज द powers to get the legislature dissolved, ओके। इस केस में एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वह लेजिस्लेचर को या लोकसभा को डिसॉल्व भंग कर दे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही राष्ट्रपति भंग करेंगे, है ना, यानी कि मेनली कौन कर रहा है उसको भंग? एग्जीक्यूटिव करती है। परंतु ये तभी होगा, राष्ट्रपति तभी उसको डिसॉल्व करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर, तब जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसमें होंगे? मेजोरिटी में होंगे। किसमें होंगे दोस्तों? मेजोरिटी में होंगे। अगर उन्होंने मेजोरिटी खो दी होगी, तो फिर वो एडवाइस करे चाहे ना करे, या फिर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, या प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट उस सिचुएशन में क्या करेंगे, है ना। अगर तो ये अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं फिर एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो उस केस में प्रेसिडेंट वादे नहीं है इनकी एडवाइस को मानने के लिए, ओके। फिर प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ये मेजोरिटी में है, सरकार एक की मेजोरिटी में है, तो ये प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं अगर प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को फिर लोकसभा को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, ओके। तो वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेचर यानी लोकसभा को, यानी कि कांग्रेस को या लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सके, ओके। तो यहाँ पे पावर नहीं होती है। हियर एग्जीक्यूटिव डज नॉट has the powers to get the legislature dissolve। नेक्स्ट जो है दोस्तों, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, वो लीडरशिप रोल प्ले करते हैं। तो वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो होते हैं वो प्रेसिडेंट डोमिनेट होते हैं। पावरफुल पर्सनैलिटी कौन होती है? प्रेसिडेंट। तो वही इस केस में पावरफुल पर्सनैलिटी कौन होती है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस केस में लीडर ऑफ द पार्टी भी होते हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी होते हैं, है ना, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत ही हाईली क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ता है गवर्नमेंट में, ओके। तो दोस्तों ये था हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है। तो अगर इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट में देखो तो वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों यह है आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ओके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, 2 हेड होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर
और दूसरे प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, तो ही प्रेसिडेंट के पास, जो कि हेड ऑफ द स्टेट भी है, उनके पास बहुत ही कम रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जिन्हें हम डेजर हेड बोलते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को हम डिफेक्टिव हेड बोलते हैं। तो वही एग्जीक्यूटिव, इसमें जो दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं वो दोनों ही डिफरेंट सेपरेटेड ऑर्गन्स होते हैं। इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव चलती है, जो कि जो प्राइम प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के हेड भी होते हैं, तो वही गवर्नमेंट के हेड भी होते हैं। सेकंड हमने देखा इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, यानी कि ऑल द मिनिस्टर्स ओन जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द लोकसभा। तो ही इस केस में नो रिस्पांसिबिलिटी, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पांसिबल होंगे टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, और इस केस में टुवर्ड्स द लोअर हाउस पर्टिकुलरली। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास पावर्स होती है कि वो लेजिस्लेचर को या लोकसभा को डिसॉल्व कर सके, और तो वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी कोई पावर नहीं होती है एग्जीक्यूटिव के पास। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी बेस पे जो दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं यूपीएससी ने, वो क्या है। दोस्तों यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या है कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। आंख बंद करके आंसर कर दो, है ना, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, मेन एडवांटेज क्या है ना, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है ना, इज द बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा दोस्तों वो रहेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।